हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट, आज की ये क्लास 12th की फिजिक्स की होने वाली है। तो आज हम फिजिक्स की बात करेंगे 12th की। ठीक है, फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे जिसका नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव विद्युत धारा के साथ क्या संबंध प्रदर्शित करता है, आज वैद्युत विभव को बहुत अच्छे से समझेंगे। यदि हम वैद्युत धारा को अच्छे से समझना चाहें तो विद्युत धारा को समझने के लिए हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव को अच्छे से समझें। ठीक है, यदि हम इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, इन दोनों राशियों को अच्छे से जान पाते हैं, तो विद्युत धारा के किसी भी टॉपिक को समझने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, हम प्रॉब्लम का सामना नहीं करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो वैद्युत क्षेत्र को तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत विभव की। चैप्टर नंबर 3 है ये। ठीक है, चैप्टर 3 वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसको। और वैद्युत विभव को समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। आज आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि वैद्युत विभव है क्या फिजिक्स में। ठीक है, और ज्यादातर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो हमारी यूनिट है, जो हम फर्स्ट फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव को समझना। यदि हम इन दोनों राशियों को बहुत अच्छे से समझेंगे तो विद्युत धारा के किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वैद्युत क्षेत्र को हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम वैद्युत विभव की बात करेंगे। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो यह निर्धारित करती है कि आवेश का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होना है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास दो बीकर हैं या दो पात्र हैं, समान आकार के हैं। ठीक है, समान धारिता के हैं। मैंने क्या किया है, एक बीकर को पानी से भर रखा है। ठीक है, ये पानी से मेरा भरा हुआ है एक बीकर, या एक पात्र मेरा पानी से फुल भरा हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक पात्र में पानी का तल बहुत उच्च है और एक पात्र में पानी का तल या तो है ही नहीं या है तो बहुत निम्न है। ठीक है, और मैंने इसको नीचे की ओर से, मैंने इसको नीचे की तरफ एक नली से अब क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। इसको देख के आप समझ पाएंगे और बता देंगे कि सर पानी इधर से इधर की तरफ बहना शुरू होगा, यानी कि पानी का बहाव ए बीकर से वी की ओर होगा। ठीक है ना, या ए पात्र से बी पात्र की ओर पानी क्या होगा, बहना शुरू हो जाएगा और ये पानी बहता रहेगा और ये पात्र क्या हो जाएगा, फिर भरना शुरू हो जाएगा। फिर मैं पूछूं क्या होगा कि सर धीरे धीरे इसमें पानी का तल नीचा होगा और इसमें पानी का तल ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि दोनों पात्रों में पानी का तल क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा। और जब पानी का तल दोनों पात्रों में समान हो जाएगा तब पानी का प्रवाह ए से बी की ओर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार कार्य करता है वैद्युत विभव। जिस वस्तु को हम आवेश देते हैं उसका विभव उच्च हो जाता है, उसके सापेक्ष दूसरी वस्तु का विभव निम्न हो जाता है, अर्थात एक प्लस हो जाता है और एक माइनस हो जाता है। तो जब हमारे पास दो विभव है ना, दो पॉइंट ऐसे हैं, दो हमारे पास बिंदु ऐसे हैं जहां पर वैद्युत विभव बहुत उच्च है और एक बिंदु पर वैद्युत विभव बहुत निम्न है, और हम किसी चालक तार से इसको जोड़ें तो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से, आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। ठीक है, ठीक उस प्रकार जैसे पानी का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर हो रहा था, ठीक वैसे ही आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है।
और आवेश जिस दिशा में प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा हमेशा क्या करती है, गति करती है। ठीक है, यदि दो बिंदुओं के बीच विभव का मान समान है तो आवेश का प्रवाह किसी भी कंडीशन में होगा ही नहीं। इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य है, उनके बीच विभव का अंतर क्या है, शून्य है, तो ऐसे बिंदुओं के बीच या ऐसे परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो ऊष्मा भी हमारी हमेशा क्या होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, और दो वस्तुओं के बीच में ऊष्मा का प्रवाह तभी तक होता है जब तक उनके तापों में अंतर होता है, और यदि ताप में अंतर शून्य हो जाए, दोनों वस्तुएं समान ताप पर पहुंच जाएं, तो फिर ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक इसी प्रकार कार्य करता है क्या, वैद्युत विभव। ठीक है बेटे, समझे आप वैद्युत विभव के लिए ये डेफिनेशन नहीं है, बस एक फिजिकली रूप से आपको समझाया जा रहा है, एक प्रैक्टिकली आपको समझाया जा रहा है कि आप वैद्युत विभव को समझे कि वैद्युत विभव है क्या। वैद्युत विभव विद्युत आवेश के प्रवाह के लिए क्या करता है, इंगित करता है, इंडिकेट करता है कि आवेश का प्रवाह किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर होना है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे, तो इस चैप्टर में इसको इरेज करते हैं बेटा। देखो बेटा, पहला है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर एक ही राशि होती है। तो हम पहले वैद्युत विभव को आपको समझाते हैं अच्छे से, इसकी डेफिनेशन दे दें। वैद्युत विभवांतर भी सेम है बेटा। ठीक है, समझो वैद्युत विभव है क्या बेटे। आप मान के चलो मेरे पास एक बिंदु आवेश है, एक धनात्मक बिंदु आवेश है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि इस बिंदु आवेश के चारों ओर क्या हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्योंकि जहां कहीं पर भी आवेश होता है तो आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब मेरे पास एक अन्य आवेश है जिसे हम धन परीक्षण आवेश भी ले सकते हैं या फिर कोई और धनात्मक आवेश ले सकते हैं। अब ये आवेश इससे अनंत दूरी पर मानेंगे हम। उसका रीजन ये है क्योंकि इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र यहां तक स्थापित है, तो इस आवेश के लिए ये बिंदु आवेश क्या हो जाएगा, अनंत पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, मेरे पास एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। अनंत पर स्थित एक मेरे पास धन परीक्षण आवेश है। अब मैं क्या करता हूं, इस धन परीक्षण आवेश को यहां से इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाके मुझे स्थापित करना है। आप मान के चले कि ये बिंदु ए है जहां पर मुझे धन परीक्षण आवेश को लाके स्थापित करना है। तो जब मैं धन परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लेकर आऊंगा तो मेरे द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इस आवेश पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो यहां से यहां तक लाने में चूंकि इस वैद्युत आवेश पे या इस धन परीक्षण आवेश पे कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए कार्य यहां तक तो है शून्य। लेकिन यहां के बाद आप ध्यान से समझो जरा, ये धनात्मक आवेश धन परीक्षण आवेश पर इसके विपरीत दिशा में क्या करेगा, एक बल लगाएगा, और उस बल के विरुद्ध आप कार्य करके इस आवेश को बिंदु ए तक लेके आएंगे। तो आपके द्वारा किया गया कार्य W तथा उस आवेश की मात्रा का जो अनुपात होता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ये है डेफिनेशन। एक बार फिर से समझो, किसी आवेश को, और ये आवेश हम हमेशा अनंत से लेके आते हैं। ठीक है, तो किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये है डेफिनेशन। अब यदि आपको ये समझ में आ गया अच्छे से तो हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, डेफिनेशन की बात करते हैं तो लिखेंगे अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को
वैद्युत क्षेत्र के अंदर ठीक है, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश की मात्रा, मतलब उसकी क्वांटिटी, कि आवेश कितनी मात्रा में है, कितने कूलाम आवेश है, ठीक है, की मात्रा का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई कंप्लीट आपकी बेटा। एक बार फिर से सुने ध्यान से। अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश की मात्रा का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे आप इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सेकंड V से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल बना के, ठीक है। तो इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और आपको पता होना चाहिए यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कैसा है, सदिश राशि है, लेकिन वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो आपको पता है कि हम इसे V से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं, पहले हिंदी में लिखते हैं फॉर्मूले को। वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा, ठीक है, वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, आपके द्वारा किया गया कार्य, जो आप आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य आपने किया है वो, तथा उस आवेश की मात्रा का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है वैद्युत विभव, ठीक है। ये हुआ हमारा फॉर्मूला हिंदी में। क्या, वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। अब हम इन्हें संकेत में डिनोट करते हैं। तो वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा B बराबर W/Q, ठीक है ना। V इज इक्वल टू W/Q, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जब हमारे पास फॉर्मूला है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका मात्रक लिखेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा आवेश, ठीक है, का मात्रक कूलाम होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो मात्रक बनेगा जूल प्रति कूलाम। तो लिखेंगे आप इसका मात्रक, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ये दोनों ऐसा ही मात्रक है आपके, ठीक है ना। वर्ड हम ज्यादातर वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसकी विमा, डायमेंशन बताना बहुत अनिवार्य है ना। जो हम 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस पढ़ते हैं उसमें फिजिक्स में जो भी हम राशि को पढ़ते हैं, जिस हम राशि की स्टडी करते हैं, उसका डायमेंशन बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपके लिए कई बार मिल जाता है। तो वैसे भी डायमेंशन पता होने से हमें ये पता होता है कि उस भौतिक राशि को निर्धारित करने के लिए, उसको बनाने के लिए कौन सी मूल राशि कितनी बार सम्मिलित हुई है, ठीक है। तो हमको ये पता पड़ जाता है किससे, विमा से। इसकी विमा, विमा बनाओ बेटा। विमा कैसे बनाएंगे, देखो
आपको पता है कि सर कार्य की जो विमा होती है वो एम एल की टू टी की माइनस टू ये होती है, ठीक है, ये कार्य की विमा है। आवेश की जो विमा होती है वो एटी होती है। तो जब हम इसे क्या करेंगे, सही करके लिखेंगे, एक बार में इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो होगा ये कि ए ऊपर जाने से माइनस का वन पावर हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एम एल की पावर टू, ठीक है, ए की पावर माइनस वन और टी की पावर दो, ऊपर से एक ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का थ्री। तो ये जो विमा आपकी बनी है एम, ये जो विमा आपकी बनी है बेटा एम एल की पावर टू, ए की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस का थ्री, ये क्या हो जाएगा, विमा हो जाएगा इसकी विमा। यहाँ पे लिखेंगे आप एम एल की पावर टू, ए की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस का थ्री, ठीक है, होती है, ये इसकी विमा है। ये हमारा क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं जिससे आप क्या करें, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। और बहुत शॉर्ट में आपके लिए बता देते हैं कि वैद्युत विभवांतर भी सेम ही होता है। होता है क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है, एक वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं पर विभव क्या होगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बिंदुओं पर वैद्युत आवेश को लाने में किया गया कार्य डिफरेंट होगा। और जब W का मान डिफरेंट होगा, आप समझे जरा क्या बोला जा रहा है, जब W का मान डिफरेंट होगा तो दोनों बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक बार फिर से समझाते हैं। जैसे ये मेरा क्या हो गया, धनात्मक आवेश हो गया, इसके चारों ओर क्या हो गया, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। अब आप समझो कि किसी बिंदु को आप ए पे लेके आए, है ना, किसी बिंदु आवेश को आप बिंदु ए पे लेके आए और किसी बिंदु आवेश को आप बिंदु बी पर लेके आए। ध्यान से समझना बेटा। तो जब हम ए पर लेके आएंगे तो कार्य कम करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर बिंदु ए पर किया गया कार्य क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर वैद्युत विभव का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो वैद्युत विभव है वो है आपका VA और बिंदु बी पर जो वैद्युत विभव है वो है आपका VB। क्लियर? तो इन बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर है वो होता है विभवांतर, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहां जो वैद्युत विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा VB माइनस का VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W अपॉन Q। ये वैद्युत विभवांतर होता है। वैद्युत विभवांतर का मात्रक सेम होता है। मात्रक इसका भी क्या हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलम या वोल्ट होगा। विमा भी इसकी सेम होगी। तो वैद्युत विभवांतर कुछ नहीं होता है, सेम वैद्युत विभव ही होता है, लेकिन वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है तो ही सर्किट में धारा प्रवाहित होगी। यदि पोटेंशियल डिफरेंट नहीं है तो किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात आवेश प्रवाहित नहीं होता है। तो वैद्युत धारा का प्रवाह तभी संभव है जब दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभव में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस है यदि तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रभाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एक वोल्ट। तो हम एक वोल्ट के लिए क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे एक वोल्ट विभवांतर कितना होता है, ठीक है, ये हमें बताना है। जब भी हम किसी भौतिक राशि का SI मात्रक देते हैं, जैसे एक कूलाम हो गया, जैसे एक एम्पियर हो गया, एक जूल हो गया, एक न्यूटन हो गया, तो हमारे लिए उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है, उसका डेफिनेशन देना होता है कि एक वोल्ट जो है वो कितना विभवांतर है या एक जूल कितनी ऊर्जा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना होगा कि एक वोल्ट विभवांतर कितना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लेंगे V बराबर W अपॉन Q से। V बराबर W अपॉन Q से, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यदि हमारे द्वारा किया गया कार्य एक जूल हो, ठीक है ना, और हमारे पास एक कूलाम आवेश हो, यदि हम एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में केवल एक जूल कार्य करते हैं, तो W बराबर एक जूल, Q बराबर एक कूलाम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो V बराबर क्या मिलेगा हमें, V बराबर मिलेगा 1/1 इज इक्वल टू कितना, 1,
ठीक है, तो B बराबर हो गया कितना, 1 वोल्ट। इतना होता है 1 वोल्ट। कैसे बोलेंगे डेफिनेशन, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में आपके द्वारा किया गया कार्य केवल 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर होगा। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, अर्थात करके, अर्थात 1 कूलाम आवेश को एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने में ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन हुई आपकी 1 वोल्ट की, कि यदि आप 1 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने में केवल 1 जूल कार्य करते हैं, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो अगला है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए देखेंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, अब आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वी से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो वैद्युत विभवांतर का नहीं, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, वोल्ट देखने से आप ये ना बोलें कि वोल्ट देखने से आपको लगे कि वैद्युत विभव होगा, ये वैद्युत विभव का मात्रक है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य की सबसे छोटी माप होती है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा बेटा, 1 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या बोला, फिर से समझो आप, 1 इलेक्ट्रॉन आपको लेना है और 1 वोल्ट विभवांतर पे ऐसा सर्किट लेना है आपके लिए जिनके बिंदुओं के बीच विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 1 वोल्ट होना चाहिए। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आपके द्वारा कार्य किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, एक बार फिर से बताता हूं मैं आपके लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है, कार्य की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ना कि वैद्युत विभवांतर की। तो लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पे, 1 वोल्ट विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक
ठीक है, किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, या उस कार्य को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ईवी इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक है, और क्या इसे जूल लिखेंगे आप। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि ये कार्य की सबसे छोटी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है?